नमस्कार दोस्तों, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन ड्रिल। आज इस वीडियो में मैं आपको ड्रिल पढ़ाऊंगा। ड्रिल क्या होती है, ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिल के कौन कौन से भाग होते हैं, ड्रिल किस पदार्थ की बनी होती है और ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रिल क्या होता है? ड्रिल क्या होता है? तो किसी कार्यखंड में छिद्र करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या जिस औजार का प्रयोग किया जाता है तो उसे ड्रिल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होती है? तो ड्रिल के द्वारा किसी कार्यखंड में छिद्र करने की क्रिया को ड्रिल कहते हैं। तो ये तो हो गया ड्रिल और ड्रिलिंग। अब बात करते हैं अपन जो ड्रिल होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है इसका टैंग। तो टैंग वो सिरा होता है जो मशीन में जाके फिट होता है, उसे टैंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता अपना सैंक। ये टेपर सैंक मैंने इसलिए लिख रखा है कि ड्रिल अपनी दो प्रकार की होंगी, मैं आगे बताऊंगा। एक टेपर सैंक ड्रिल होती है, एक पैरेलल ड्रिल होती है। तो ये टेपर सैंक ड्रिल है, इसलिए मैंने ये शब्द लिखा है टेपर सैंक। तो सैंक कौन सा भाग होता है जो टेपर में होगा? ये इसके टैंक से नीचे, जस्ट इसके नीचे होगा और ये इस टेपर सैंक ड्रिल में टेपर में बना होगा। नेक्स्ट भाग आता अपना फ्लूट। फ्लूट कौन सा भाग होता है ड्रिल का? जो बीच में एक नाली नुमा होता है और घुमावदार होता है, उस वाले भाग को अपन बोलते हैं फ्लूट। नेक्स्ट भाग आता अपना लेड या मार्जिन। तो दोस्तों लेड और मार्जिन कौन सा भाग होता है ड्रिल का जो इस फ्लूट के साथ में आता है? फ्लूट के साथ में होगा, इस भाग को अपन लेड या मार्जिन कहेंगे। मैं सरसरी दृष्टि से बता रहा हूं क्योंकि अपने को कंपटीशन की तैयारी करनी है। लास्ट भाग आता है इसका पॉइंट। जो पॉइंट होता है वो ड्रिल का अंतिम सिरा होता है, जहां से वो छिद्र करते हैं या होल करते हैं। उस समय जो फर्स्ट में संपर्क में आएगा सतह के, उस भाग को अपन पॉइंट कहेंगे। इसकी जो बॉडी होगी वो टैंग और फ्लूट्स के बीच का जो भाग होता है वो इसकी बॉडी कहलाती है। ये इस नीचे वाले भाग को मैंने हाईलाइट करके दिखाया है। इसमें एक जो इसकी जो बीच सेंटर में जो भाग होता है उसे बोलते हैं डेड सेंटर। और उसके बाद में जो घुमावदार भाग होगा उसको बोलते हैं हील। और इन दोनों के जो ये गैप आता है, इस वाले गैप को बोलते हैं वेब। और ये जो नीचे कर्तनधार होगी अपनी, इस वाले भाग को जहाँ से कटिंग स्टार्ट करता है उस वाले भाग को बोलते हैं लीप। और यहाँ पे देखें तो ये भाग होता है पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पदार्थ की, कि जो ड्रिल होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो ड्रिल का पदार्थ होगा HSS, हाई स्पीड स्टील। इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च गति इस्पात। ड्रिल HSS का बना होता है, हाई स्पीड स्टील का। या फिर अपन जैसे सामान्य कार्यों के लिए, हल्के कार्यों के लिए जो ड्रिल काम मिलेंगी वो बनी होती है SCS की, यानी हाई कार्बन स्टील की। ये तो हो गए इसके भाग और पदार्थ। अब बात करते हैं अपन ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ड्रिल दो प्रकार की होती है। एक तो आता है अपना पैरेलल सैंक ड्रिल, और दूसरा होती है टेपर सैंक ड्रिल। जो ये डायग्राम दिखा रखा हूं ये है टेपर सैंक ड्रिल। पैरेलल सैंक ड्रिल में क्या होता है कि इसमें टेपर नहीं होगा, ये सीधे एकदम पैरेलल समान आकार की रहेगी। अब इस वाले भाग को देखेंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल है
और ये है टेपर में। तो दो प्रकार की ड्रिल होगी अपनी, एक तो पैरेलल सेंग ड्रिल और एक टेपर सेंग ड्रिल। अब ये फिट कैसे होती है मशीन में, जैसे कोई भी छिद्र करते हैं तो अपने को मशीन में लगाना पड़ेगा, फिर उससे अपन छिद्र करेंगे या होल करेंगे कोई भी। तो इसमें लगाने के लिए जो अपनी पैरेलल सेंग ड्रिल होती है ये वाली, तो इसमें क्या होता है कि इसको अपन जो चक आता है उसमें लगाकर मशीन में फिट करते हैं, और जो अपना टेपर सेंग ड्रिल होता है इसको अपन सीधे ही मशीन के स्पेंडल में फिट करते हैं। इसमें चक वगैरह नहीं लगाते हैं। चक किस में काम आता है अपनी पैरेलल सेंग ड्रिल में। और फिट करते समय इसमें एक बात और ध्यान रखी जाती है कि जो अपन ड्रिल के ऊपर आर्बर लगाकर फिर मशीन के स्पेंडल में फिट करते हैं। क्या लगाकर? आर्बर लगा करके मशीन के स्पिंडल में फिट करते हैं। बहुत बार पूछ लेता है कि मशीन के स्पिंडल में ड्रिल को फिट करते समय किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्या आएगा उसमें? आर्बर। अब बात करते हैं ड्रिल को निकालने के लिए। जैसे जो पैरेलल सेंग ड्रिल है तो वो तो चक में पकड़ी जाती है, उसमें अपन की यूज करते हैं। जब उसको लगाते हैं तो की से उसको टाइट कर देते हैं, वो अच्छी पकड़ कर लेती है, उसके बाद में की के द्वारा उसको निकाल लेते हैं। अगर टेपर सेंग ड्रिल को अपन को मशीन के स्पिंडल में लगाना होता है तो नीचे या तो लकड़ी वगैरह का कोई गुटका लेकर उसको हल्की हल्की चोट से अंदर धकेला जाता है, और उसको निकालते समय, टेपर सेंग ड्रिल को निकालते समय क्या काम में लेते हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट काम में आएगा टेपर सेंग ड्रिल को निकालने के लिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार DMRC में भी आ चुका है कि टेपर सेंग ड्रिल को निकालने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आएगा अपना ड्रिफ्ट। अब बात करते हैं जो अपनी पैरेलल सेंग ड्रिल कहाँ पे काम में आएगी और टेपर सेंग ड्रिल कहाँ पे काम में आएगी। तो जो हल्के जॉब होते हैं उनमें छिद्र करने के लिए अपन पैरेलल सेंग ड्रिल काम में लेते हैं, और जो बड़े साइज के होल करने होते हैं वहाँ पे अपन टेपर सेंग ड्रिल काम में लेंगे। ठीक है, जो अपन छोटे जॉबों में होल करना होगा तो पैरेलल सेंग ड्रिल काम में लेंगे, और बड़े आकृति के जो होल बनाने होते हैं उनमें अपन टेपर सेंग ड्रिल का यूज लेते हैं। अब बात करते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइस, यानी कार्य को पकड़ने की युक्तियाँ। जब अपन ड्रिल करते हैं उस समय अपना जो कार्यखंड होता है उसको मजबूती से पकड़ना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर कार्यखंड मजबूती से नहीं पकड़ा होगा तो या तो ऑपरेटर को नुकसान होगा या फिर मशीन को। तो इसलिए जो कार्य को पकड़ने की युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 पे आता है मशीन वाइज। मशीन वाइज। नंबर 2 पे है वी ब्लॉक। और नंबर 3 पे आता है यू क्लैंप। तो इन युक्तियों के द्वारा अपन जो भी कार्यखंड को पकड़ेंगे। मशीन वाइज क्या होती है? अपनी जैसे बेंच वाइज आती है ऐसे ही एक मशीन वाइज आती है जिसमें कार्यखंड को पकड़कर मशीन के स्पिंडल के नीचे लगाया जाता है, और उसको नट बोल्टों के द्वारा जो अपनी मशीन वाइज होती है उसको फिक्स कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में उसमें जॉब को बांधकर अपन आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। वी ब्लॉक कहाँ पे काम आता है? वी ब्लॉक का काम होता है जैसे कोई भी गोल रोड है उसमें अपने होल करना है। जैसे ये कोई गोल रोड है, इसमें यहाँ पे मेरे को होल करना है, तो गोल जॉब मशीन वाइज के अंदर नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि स्लिप हो जाएगा। इसलिए एक वी ब्लॉक आता है वी आकार का, इस शेप का। यहाँ पे अपन अपना जॉब रख देते हैं, ऊपर से क्लैंप वगैरह लगाकर उसको फिक्स कर दिया जाता है। और ये वी ब्लॉक होता है, कई बार इसमें दोस्तों पूछ लेता है, एक वी ब्लॉक का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो ये होता है 90 डिग्री का। जो वी ब्लॉक का जो अंदर जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यू क्लैंप, ये यू क्लैंप यू आकार का रहेगा। इस शेप का रहेगा। ये काम कहाँ पे आता है? जैसे मशीन वाइज अपने पास उपलब्ध नहीं है या गोल जॉब, इसमें गोल जॉब तो वी ब्लॉक में पकड़े जाएंगे, और यू क्लैंप में जैसे अपन एक मशीन वाइज अपने पास नहीं है तो उस
उसी स्थिति में अपन यू क्लैंप भी यूज ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कटिंग स्पीड और फीड। कटिंग स्पीड क्या होती है और फीड क्या होती है। पहले अपन कटिंग स्पीड पढ़ेंगे। तो कटिंग स्पीड में कार्यखंड पर 1 मिनट में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, कटिंग स्पीड। कार्यखंड पर 1 मिनट में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, कटिंग स्पीड। और अब बात करते हैं अपन फीड की। फीड क्या होता है, प्रति चक्कर कटिंग टूल द्वारा कार्यखंड में धसी दूरी फीड कहलाती है। प्रति चक्कर यानी जैसे मैं कोई भी जॉब के अंदर होल कर रहा हूं तो उसमें एक प्रति चक्कर कितनी दूरी ड्रिल अपना तय कर रहा है, वो क्या कहलाएगी, अपनी फीड कहलाएगी। अब बात करते हैं अपन आरपीएम की गणना करना। जैसे अपन कटिंग स्पीड आरपीएम में मापते हैं तो आरपीएम की गणना कैसे करेंगे। जैसे अपने को कटिंग स्पीड निकालनी है, CS कटिंग स्पीड, तो इसका एक सूत्र होता है पाई DN बटा 1000 मीटर प्रति मिनट। ये कटिंग स्पीड निकालने का सूत्र है पाई DN बटा में 1000 मीटर प्रति मिनट। अब इसमें पाई तो सभी जानते हो, पाई का मान सभी को पता होगा। एन डी क्या है, डी बराबर है ड्रिल का व्यास। ड्रिल का व्यास mm में, n बराबर होता है RPM। अब इसमें अपन d भी निकाल सकते हैं, तो d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, d बराबर CS ऊपर आ जाएगा, CS गुणा 1000 बटा में पाई n। इससे d निकल जाएगा अपना ड्रिल का व्यास, ये इसमें mm में है। और अगर n RPM निकालना है अपने को, n बराबर हो जाएगा CS गुणा 1000 बटा में पाई d। इससे अपना n निकल जाएगा, n यानी RPM। ठीक है दोस्तों, यह आपको RPM की गणना समझ में आ गई होगी। CS बराबर पाई DN बटा 1000 मीटर प्रति मिनट। अब बात करते हैं अपन धातु की कर्तन गति, यानी अलग अलग धातुओं के लिए जो अपनी कटिंग स्पीड रहेगी वो अलग अलग रहेगी। जैसे कोई कठोर पदार्थ है उसके लिए कटिंग स्पीड अपनी कम रहेगी, मुलायम पदार्थ है उसके लिए कटिंग स्पीड अधिक रहेगी। इसमें उल्टा मत कर देना कभी कि कठोर धातुओं के लिए कटिंग स्पीड भी अधिक, ऐसा नहीं है। कठोर धातुओं के लिए कटिंग स्पीड हमेशा कम रखी जाती है और मुलायम धातुओं के लिए अधिक रखी जाती है। जैसे अपनी SCS की कोई ड्रिल है, उससे अपन ड्रिलिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें कर्तन गति पदार्थ के अनुसार क्या रहेगी। इधर अपन कर्तन गति है मीटर प्रति मिनट में। जैसे एल्यूमिनियम की कोई धातु है और उसमें SCS की अपनी क्या है ड्रिल, उससे अपन कटिंग करेंगे तो उसकी कटिंग स्पीड रहेगी 70 से 100। नेक्स्ट अपने पीतल, जैसे पीतल में ड्रिलिंग करनी है तो उसमें कटिंग स्पीड रहेगी अपनी 35 से 50। ब्रॉन्ज जिसे फास्फोरस भी बोलते हैं, उसमें अपने को ड्रिल करनी है तो कटिंग स्पीड रहेगी अपनी 20 से 35। डलवा लोहा या कास्ट आयरन, उसके लिए अपनी रहेगी 25 से 40। तांबे के लिए रहेगी अपनी 35 से 45। और इस्पात में चाहे मध्यम कार्बन इस्पात हो या मृदु इस्पात हो, इसके लिए अपनी रहेगी, क्योंकि इस्पात अपना कठोर धातु के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी कटिंग स्पीड रहेगी 5 से 8। और थर्मोसेटिक प्लास्टिक, इसके लिए प्लास्टिक के लिए अपनी रहेगी जो, क्योंकि थर्मोसेटिक प्लास्टिक है वो हार्ड है, इसके लिए अपनी रहेगी 20 से 30। अब बात करते हैं जैसे अपनी जो ड्रिल थी उसमें जो कटिंग एज था, कई बार पूछ लेता है दोस्तों क्वेश्चन कि सामान्य ड्रिल के लिए कटिंग एज कितना होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, DMRC में भी आया था, तो उसके लिए अपना कटिंग एज रहेगा
118 डिग्री। जो सामान्य ड्रिलिंग के लिए अपना ड्रिल का कोण रहेगा वो रहेगा 118 डिग्री रहेगा। चीजल छेनी, छेनी एक हाथ का कर्तन औजार है जो किसी फीटर द्वारा कटिंग एवं चिपिंग जैसी संक्रियाओं करने के लिए उपयोग में की जाती है। अब इसमें चिपिंग क्या होती है? चिपिंग वह संक्रिया है जिसमें किसी कार्यखंड से छेनी में हथौड़ी की सहायता से मेटल को काटकर हटाया जाता है, चिपिंग कहलाती है। अब बात करते हैं अपन जो छेनी के भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो छेनी के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आता है हेड या शीर्ष। हेड या शीर्ष कौन सा होता है? जहां पे हथौड़े से प्रहार करते हैं उस वाले भाग को अपन हेड कहेंगे या इसको शीर्ष हिंदी में बोलते हैं। दूसरा भाग आता है इसका कटिंग एज, जहां से कटिंग करती है उस वाले भाग को अपन कटिंग एज कहेंगे। और जो बीच का भाग बच गया वो होगी इसकी बॉडी या देह। अब दोस्तों इसके पदार्थ की बात करते हैं कि ये किस मटेरियल की बनी होती है। तो छेनी हाई कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील की बनी होती है। या तो हाई कार्बन स्टील की होगी या फिर क्रोम वैनेडियम स्टील की। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। इसका पदार्थ होता है HCS यानी हाई कार्बन स्टील या फिर क्रोम वैनेडियम स्टील। हाई कार्बन स्टील इसको हिंदी में उच्च कार्बन इस्पात भी बोलते हैं। और दोस्तों इसको फोर्जिंग विधि से बनाया जाता है। बाद में इसको हार्ड और टेम्पर कर लेते हैं। हार्ड और टेम्पर इसका जो कटिंग सिरा होता है उसको अपन कठोर बनाते हैं और बाकी का भाग इसका मुलायम रहता है। अब इसके कटिंग सिरे को कठोर क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब कटिंग क्रिया करते हैं तो ये कठोर नहीं रहेगा, तो ये बार बार टूट जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम इसकी कटिंग एज को हार्ड कर देते हैं। जैसे छेनी की जो कटिंग धार है वो खराब हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं अपन ऑयल स्टेन के ऊपर ऑयल डालकर इसकी कटिंग धार बना लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी शेप की कि जो चीजल होती है वो किस शेप में मिलती है। तो दोस्तों जो चीजल होगी या तो आपको षटभुजाकार मिलेगी या फिर अष्टभुजाकार। जो इसकी आकृति होगी वो षटभुजाकार या फिर अष्टभुजाकार होगी। जो इस आकृति होती है यहाँ पे मिलेगी आपको। जो इसकी देह होती है, इसका जो बॉडी होती है, इसके ऊपर या तो आपको 6 नालियां मिलेंगी या 6 स्लॉट कटे होंगे या फिर 8 होंगे। तो कई बार पूछ लेता है कंपटीशन में कि जो फाइल होती है वो किस शेप में मिलती है, तो षटभुजाकार या फिर अष्टभुजाकार। अब बात करते हैं अपन इसके प्रकार की, छेनी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों छेनी 2 प्रकार की होती है। एक तो हॉट चीजल और दूसरी होती है कोल्ड चीजल। हॉट चीजल यानी गर्म छेनी और कोल्ड चीजल ठंडी छेनी। हॉट चीजल होगी वो फोर्जिंग शॉप में काम आती है और उसका कटिंग एज होता है 30 डिग्री का। जो इसका कटिंग कोण रहेगा वो 30 डिग्री का रहेगा। और कोल्ड चीजल होती है उसका कटिंग एज पदार्थ के अनुसार अलग अलग होता है। तो जो हॉट चीजल होगी वो फटेंगे अपन। हॉट चीजल को अपन फोर्जिंग के चैप्टर में ले लेते हैं। अब आज अपन बात करते हैं कोल्ड चीजल की, ठंडी छेनी की। तो ठंडी छेनी होती है उसको पदार्थ के अनुसार उसका कटिंग कोण भी अलग अलग रहेगा। और ठंडी छेनी कितने प्रकार की होगी वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिख देता हूं। कोल्ड चीजल के प्रकार। नंबर 1 होती है सपाट छेनी। इसको फ्लैट छेनी बोल देते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी क्रॉस कट छेनी। जो क्रॉस कट छेनी होती है इसका दूसरा नाम है कैप छेनी। नेक्स्ट आती है अपनी अर्धवर्ताकार नासिक छेनी।
नेक्स्ट आती है अपनी डायमंड पॉइंट छेनी। नेक्स्ट आती है वेब छेनी। नेक्स्ट आती है काऊ माउथ चीजल। ये अपनी होठ छेनी के प्रकार हैं दोस्तों। नंबर 1 पे है फ्लैट छेनी, नंबर 2 पे है क्रॉस कट छेनी जिसका दूसरा नाम है कैप चीजल, नंबर 3 पे है अर्धवर्ताकार नासिक छेनी, नंबर 4 पे है डायमंड पॉइंट छेनी, नेक्स्ट है वेब छेनी और लास्ट अपनी काऊ माउथ चीजल। अब ये काम कहाँ पे आएंगी उनके बारे में बता दूं मैं आपको। जो अपनी सपाट छेनी है वो सपाट सतहों को काटने के लिए या उनकी चिपिंग करने के लिए काम में आएगी। कौन सी? सपाट छेनी। जैसा नाम होगा उसी के विपरीत ये काम करेंगी। जैसे ऐसी कोई अपनी सतह है, इसको मेरे को पंचिंग चिपिंग करनी है तो इसमें कौन सी छेनी काम में आएगी? सपाट चीजल। तो बड़ी जो फ्लैट सतहें होती हैं उनकी चिपिंग करने के लिए आप सपाट या फ्लैट छेनी का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 पे आती है क्रॉस कट छेनी या कैप चीजल। इस छेनी का उपयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे कीवे वगैरह काटना होता है। जैसे अपने को कोई भी शाफ्ट के ऊपर गियर फिट करना है तो गियर फिट करने के लिए अपन एक कुंजी लगाते हैं जिस की बोलते हैं। तो वो कुंजी कहाँ पे लगती है? वो कीवे में जाके फिट होती है। अब वो कीवे किससे काटना पड़ेगा अपने को? वो क्रॉस कट छेनी से काटना पड़ेगा। आगे आती है अपनी अर्धवर्ताकार छेनी। अर्धवर्ताकार छेनी का प्रयोग वहां पे करते हैं जैसे अपने तेल ग्रू वगैरह काटने होंगे तो अर्धवर्ताकार छेनी से अपन काटेंगे। नेक्स्ट आती है डायमंड पॉइंट छेनी। यह आगे से नुकीली होती है, जैसे मार्कर अपना इस टाइप की होगी आगे से नुकीली। इस छेनी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जैसे अपने पास कोई भी जॉब होता है या वर्क पीस होता है, उसके जो कॉर्नर होता है वहां पे क्या होता है, कई बार मेटल रह जाता है। जैसे अपन फाइल वगैरह से फिनिशिंग करते हैं तो भी हल्का फुल्का यहाँ पे आपको मेटल रह जाता है। तो उसको दूर करने के लिए, उसको बिल्कुल कॉर्नर को बिल्कुल शार्प करने के लिए आप डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आती है अपनी वेब चीजल। वेब चीजल में क्या होता है कि जैसे अपन कोई भी वर्क पीस बना रहे हैं और उसमें अंदर की कटिंग करनी है। जैसे मैं डायग्राम में बता दूं आपको, ऐसा कोई अपना वर्क पीस है और इसमें मेरे को एक आयताकार टुकड़ा काट के अलग करना है। अब ये पीस अंदर वाला पीस काटेंगे तो इसमें छेनी वगैरह से सीधा कटेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन? पहले ड्रिलिंग करते हैं। पास पास में क्या कर लेते हैं? ड्रिलिंग, जिसको चैन ड्रिल बोलते हैं। अब ड्रिलिंग करने के पश्चात जो ड्रिल होती हैं उनके बीच में जो होल होते हैं ड्रिल किए हुए, उनके बीच में मेटल रह जाता है यहाँ पे। इसको काटकर अलग करने के लिए आप कौन सी छेनी काम में लोगे? वेब छेनी। आगे आती है काऊ माउथ चीजल। इसकी शेप जो अपने गाय होती है उसके मुंह की जैसी होगी। और इस छेनी का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जहाँ अंदर की कटिंग करनी होती है, तिरछा काटकर जो अंदर की कटिंग की जाती है उसमें इस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ये तो बात होगी अपनी छेनी के प्रकार। अब मैं बताया था कि जो ये छेनी होती है होठ चीजल, इसमें मेटल के अनुसार इनके कोण अलग अलग रहेंगे। तो मैं आपको अलग अलग बताता हूं एक सारणी के अनुसार। पदार्थ के अनुसार चीजल के कोण। तो यहाँ पे मैं काटे जाने वाला पदार्थ होगा, नोक का कोण और झुकाव का कोण। यानी जैसे अपन उच्च कार्बन इस्पात की कटिंग करेंगे, उच्च कार्बन इस्पात, तो इसका नोक का कोण रहेगा 65 डिग्री और इसका झुकाव का कोण रहेगा
39.5 डिग्री। यानी इसकी कटिंग करनी है अपने को उच्च कार्बन इस्पात की, तो इसका नोक का कोण रहेगा 65 डिग्री और झुकाव का कोण रहेगा 39.5 डिग्री। नंबर 2 पे आता है डलवा लोहा या कास्ट आयरन। इसमें नोक का कोण रहेगा 60 डिग्री, झुकाव का कोण रहेगा 37 डिग्री। डलवा लोहे की कटिंग करेंगे तो नोक का कोण 60 डिग्री और झुकाव का कोण 37 डिग्री। नंबर 3 पे आता है अपना मृदु इस्पात या माइल्ड स्टील, इसको एमएस भी बोलते हैं। इसमें नोक का कोण रहेगा तुम्हारा 55 डिग्री और झुकाव का कोण रहेगा 34 डिग्री। एमएस का रहेगा 55 डिग्री, सॉरी 34.5 आएगा, 34.5 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तल। इसका नोक का कोण रहेगा 50 डिग्री और झुकाव का कोण रहेगा 32 डिग्री। झुकाव का कोण और नोक का कोण रहेगा 50, झुकाव कोण 32 रहेगा। नेक्स्ट अपना आती है तांबा। इसका नोक का कोण रहेगा 45 डिग्री और झुकाव का कोण रहेगा 29.5 डिग्री। नेक्स्ट आती है अपनी एल्यूमिनियम। इसका नोक का कोण रहेगा 30 डिग्री और झुकाव का कोण रहेगा 22 डिग्री। तो ये पदार्थ के अनुसार इनका कोण और झुकाव का कोण अलग अलग रहेगा। जैसे उच्च कार्बन इस्पात 65 डिग्री, झुकाव 39.5 डिग्री, डलवा लोहे के लिए 60 डिग्री 37 डिग्री, मृदु इस्पात माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री 34.5 डिग्री, पीतल के लिए 50 32 डिग्री, तांबे के लिए 45 और 29.5 डिग्री, एल्यूमिनियम के लिए 30 और 22 डिग्री। तो ये थे अपने पदार्थ के अनुसार कोण। अब बात करते हैं अपन जो इनके कोण होते हैं कौन कौन से होंगे। जैसे अपन कोई भी मटेरियल को काटेंगे तो उसमें फाइल में कोण होंगे, जैसे अवकाश कोण हो गया, रेख कोण हो गया, बिंदु कोण हो गया, तो कौन कौन से होते हैं और कहाँ पे मिलेंगे वो आपको। तो दोस्तों बात करते हैं इनके कोणों की। तो जो छेनी का कर्तन कोण और झुकाव कोण पदार्थ के ऊपर निर्भर करेगा। मुलायम धातुओं के लिए कोण हमेशा कम रखे जाते हैं और कठोर धातुओं के लिए कोण ज्यादा रखे जाते हैं। इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि इसमें 3 एंगल होते हैं, क्लीयरेंस एंगल, पॉइंट एंगल और रेक एंगल। जो रेक एंगल होगा वो कौन सा रहेगा, जो अपनी कार्यकारी सतह और छेनी के जो ऊपरा भाग होता है उसके बीच का जो कोण होगा वो रहेगा रेक एंगल। दूसरा आता अपना क्लीयरेंस एंगल या अवकाश कोण। जो कार्यखंड की निचली सतह, ये कार्यखंड की निचली सतह होगी, और कार्यकारी सतह जो छेनी की निचली कार्यकारी सतह होती है उसके जो बीच का कोण रहेगा ये कोण, ये अपना क्लीयरेंस एंगल के अंतर्गत आता है। और पॉइंट एंगल कौन सा होता है, जो रैक एंगल और क्लीयरेंस एंगल के बीच का जो कोण होता है ये कोण, ये आपका पॉइंट एंगल रहेगा। इन कोणों को अपन कम या अधिक करेंगे तो इसमें या तो अपनी जो छेनी है वो कार्यखंड के अंदर धसेगी या फिर स्लिप होके आगे चली जाएगी, जिससे अपना कार्यखंड ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे इसमें अगर अपन इस अवकाश कोण को बढ़ाते हैं
तो जो अपना रेक एंगल होगा ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अपना ये चीजल है, अगर मैं इसको अब क्लीयरेंस एंगल अवकाश कोण को बढ़ाऊंगा तो छेनी को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पे ऊपर आएगी चीजल, तो क्या होगा कि जो अपना ये वाला रेक कोण है ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो अपनी चीजल है वो कार्यखंड में धसेगी, क्योंकि चीजल अपनी कार्यखंड के नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी तो जैसे अपन चिपिंग क्रिया करेंगे तो उस समय क्या होगा कि अपनी छेनी है वो कार्यखंड के अंदर धस जाएगी। और अगर इसको मैं कम करता हूं, किसको, रेक एंगल को, वो सॉरी रेक एंगल को बढ़ाता हूं, तो अपना क्लीयरेंस एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लीयरेंस एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस दशा में क्या होता है कि जो छेनी होगी वो कार्यखंड से स्लिप हो जाएगी, तो अपना कार्यखंड ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो इनके लिए ये होता है कि जो अपना पदार्थ है उसके अनुसार झुकाव कोण और कर्तन कोण ठीक होने चाहिए। जो अपना रेक एंगल है, अवकाश एंगल है और पॉइंट एंगल है, ये सही होने चाहिए। अब बात करते हैं इस टॉपिक से जो आए हुए क्वेश्चन है, जो बार बार कंपटीशन पूछे गए क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो छेनी होती है, चीजल होती है, वो किस धातु की बनी होती है, क्रोम वैनेडियम स्टील की। जो चीजल की शेप होती है वो या तो षटभुजाकार होगी या फिर अष्टभुजाकार, यानी जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा या तो षटभुजाकार होगा या फिर अष्टभुजाकार। क्रॉस कट छेनी का दूसरा नाम क्या है, कैप चीजल। जो चीजल की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 150 से 400 mm। फिर बात करते हैं, जैसे कई बार पूछ चुका है कि ढलवा लोहे की कटिंग हेतु चीजल का नोक का कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री होगा। और चीजल की कटिंग एज को शार्प करने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। ये इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको आप या तो PDF बना लेना या फिर आगे एक बार और मैं दोहरांकन करूंगा।